Good morning students. Today we are going to start our civics portion chapter number 1 पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो आपका चैप्टर है इसमें दो देशों की कहानियाँ दी गई हैं, एक जो श्रीलंका है उसकी और एक बेल्जियम की। किस तरह से वहाँ पर सत्ता निर्धारण जो होता है वो किस तरह से होता है, यानी कि जो पावर है वो किस तरह से वहाँ पर बंटवारा उसका होता है। सबसे पहले स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप में जिसकी आबादी 1 करोड़ से कुछ ही ज़्यादा है। जो यहाँ का एथनिक कंपोजिशन है, यहाँ एथनिक जो माहौल है, जो लोग बाग रहते हैं, एथनिक का मतलब होता है कि जो भी धार्मिक है या सांस्कृतिक कार्य हैं उनमें सभी लोग आपस में कुछ कुछ मिलता जुलता और आपस में एक दूसरे के धर्म का या जो भाषा होती है उसका सम्मान करने वाले होते हैं। तो यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी कि पता नहीं चलता कि किस जगह कितना क्या है। तो यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है 1 करोड़, उसमें से 59% जो लोग हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और वो लोग डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो 40% पीपल हैं वो लोग वालोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बाकी के 1% जो लोग हैं वो बेल्जियन हैं और वो लोग जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं और 20% डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो माइनॉरिटी हैं यहाँ की फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की, वो रिलेटिवली यानी कि जनसंख्या में कम है लेकिन रिच है और पावरफुल है। तो इसकी वजह से जो डच स्पीकिंग पीपल्स होते हैं उनकी कम्युनिटी जो होती है वो गुस्से में आ जाती है कि उन तक जितने भी आर्थिक सुधार होते हैं या शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उन तक बाद में पहुंचती हैं। उन लोगों को बाद में उन चीज़ों का फ़ायदा मिलता है, इससे पहले जो फ्रेंच लोग हैं उन लोगों को उसका फ़ायदा दिया जाता है। 1950 से 1960 के बीच में जो ये टेंशन्स थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इन दो समुदायों के बीच में कि किसको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। तो उसके बाद उसमें कुछ बदलाव आए थे। वो जानने से पहले हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका इज़ एन आइसलैंड नेशन। श्रीलंका क्या है? एक आइसलैंड नेशन है जो कि समुद्र से घिरा हुआ है और ये भारत के साउथ में पड़ता है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। जो मेजर सोशल ग्रुप है यहाँ का, सबसे बड़ा जो सोशल ग्रुप है यहाँ का वो सिन्हाला स्पीकर्स है, यानी कि सिन्हाला भाषा बोलने वाले हैं। और बाकी जो कि 74% है सिन्हाला बोलने वाले और 18% जो लोग हैं वो तमिल भाषा का इस्तेमाल करने वाले हैं। तमिल जो रीजन है, तमिल भाषा जो लोग बोलते हैं वो भी 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, जिसमें श्रीलंकन तमिल्स है, यानी कि जो श्रीलंका के ही निवासी हैं लेकिन तमिल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो 13% हैं। जबकि जो भारत के गए हुए वहाँ पर तमिल लोग हैं जो कि लगभग 5% है 18% में से, वो कब गए थे? जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और वो वहाँ पर श्रीलंका ले जाए गए थे। जो प्लांटेशंस जो लगे हुए थे वहाँ पर, उन बागानों में काम करने के लिए उनको ले जाया गया था यहाँ से। अधिकतर जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि जो तमिल भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। वहाँ पर लगभग 7% लोग क्रिश्चियन आबादी के हैं जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों भाषा बोलते हैं। मेजॉरिटिज़म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजॉरिटिज़म कैसे है, यानी कि वहाँ पर जो बहुसंख्यवाद है, यानी कि जिनकी सबसे ज़्यादा चलती है वो क्या है, कौन लोग हैं? जो डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ की अडॉप्टेड अ सीरीज़ ऑफ मेजॉरिटिज़म पॉलिसी मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। उनकी कोशिश, जो मेजॉरिटी है वहाँ सिन्हाला लोगों की है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि जो भी कार्य किया जाए उससे जो सिन्हाला कम्युनिटी है, सिन्हाला समुदाय है, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। सिन्हाला वहाँ की अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि आधिकारिक भाषा वहाँ श्रीलंका की सिन्हाला भाषा है। जो सरकार है वो जितनी भी पॉलिसीज़ निकालती है उसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या सरकारी नौकरियां हैं उन सभी में सिन्हाला समुदाय के जो लोग हैं उन सभी को
सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले उन सबको, जो सिन्हाला समुदाय है वो इन सब में सबसे ज़्यादा भागीदारी कर पाए। इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो जो श्रीलंकन तमिल हैं उनके मन में भेदभाव की भावना उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जो कि सही भी है। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च द पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद जो श्रीलंकन तमिल हैं उन लोगों ने अपनी पार्टीज़ बनाई और उन्होंने कोशिश की कि जो तमिल भाषा है उसको भी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सके। जो रीजनल ऑटोनॉमी है, इक्वलिटी, यानी कि जो देश है वो सभी का है, तो सभी को समान रूप से हर तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए और हर तरह से सबको समान रूप से अधिकार भी मिलने चाहिए। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग ऑन इंडिपेंडेंट तमिल। बहुत सारी 1980 में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी इन लोगों ने, तमिल लोगों ने, और इन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट राज्य की मांग की थी। तमिल आलम, आलम बोलते हैं यहाँ पर स्टेट को, यानी कि राज्य को। उन्होंने अपने अलग राज्य के निर्माण की मांग की थी, जो कि नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट जो श्रीलंका का था, जहाँ पर इन लोगों की आबादी ज़्यादा थी, वहाँ पर इन लोगों ने अपने अलग राज्य की मांग की थी। इट सून टर्न इनटू सिविल वार, और जल्दी ही ये एक सिविल वार यानी कि जो गृह युद्ध हो जाता है उसके रूप में परिवर्तित हो गई। सॉरी। अकमेंडेशन इन बेल्जियम, जो आवास यानी कि जो बेल्जियम में जो सरकार बनती है उसको किस तरह से उन्होंने सुधारा, लोगों को किस तरह से उन्होंने अपने तरफ लिया। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि वहाँ पर जो फ्रेंच लोग थे वो पावरफुल थे, तो उन्हीं की ज़्यादा चलती थी। तो उस परिस्थिति से बचने के लिए कि लोगों को समान रूप से अधिकार मिले, तो इन लोगों ने कैसे आगे बढ़ने की कोशिश की। अब हम बेल्जियम की उस नीति के बारे में पढ़ेंगे। 1970 से 1993 के बीच जो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो बेल्जियम का संविधान बना, उसमें 4 बार बदलाव किए गए। किस लिए? केवल इसलिए ताकि जो भी देश के अंदर लोग रहते हैं उनको समान रूप से सब अधिकार मिल सकें। जो एलिमेंट थे बेल्जियम मॉडल के वो क्या क्या थे? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले उन्होंने किया कि केंद्र सरकार में चाहे वो डच भाषा बोलने वाले हों या फ्रेंच भाषा बोलने वाले हों, उनको अपनी जो प्रस्तुति है यानी कि जो संसद में आके जितने उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो समान रूप से आएँ, ऐसा ना हो कि किसी एक तरफ से ज़्यादा लोग आएँ। बहुत सी जो पावर थी, सेकंड पॉइंट है इसका, बहुत सी जो पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रखी थी, ताकि वो अपने राज्य में अपने हिसाब से कार्य का निर्धारण कर सके। जैसे कि वहाँ 2 तरह के रीजन्स थे, फ्लामिश रीजन और वैलोनिया रीजन। तो उन दोनों रीजन्स में अलग अलग लोग रहते थे, डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले, ताकि वो अपने भाषाई विस्तार को सही रूप से आगे बढ़ा सकें। तो इस वजह से उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। ब्रुसेल्स की जो सरकार थी, ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की जो राजधानी है वो है। जो ब्रुसेल्स की सरकार बनती थी यानी कि केंद्र की जो सरकार होती थी उसके अपने अलग मापदंड थे, उसमें उनको बराबर की हिस्सेदारी मिलती थी, यानी कि वहाँ आकर उनको पूरे देश के हिसाब से चलाना होता था, अपने राज्य के हिसाब से नहीं चलाना होता था। वहाँ पर साथ ही साथ एक और प्रोविजंस था कि जो राज्य अपने यहाँ सरकार बना रहे हैं उसमें एक अलग से एक सरकार का निर्धारण कर सकते हैं जो कि सांस्कृतिक रूप से कार्य करे, यानी कि अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को आगे बढ़ाना चाहें अगर वो, तो वो अपने लेवल पर उस कार्य को कर सकते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल? पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी हो जाती है? पावर शेयरिंग अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि इससे जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, युद्ध की संभावनाएं जो होती हैं, लोगों के बीच भेदभाव की जो भावना होती है उसको दूर करने में हमें मदद मिलती है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी शक्तियों को पहचानते हैं। इसकी जो स्पिरिट होती है, आत्मा है, वो क्या है? डेमोक्रेसी है, यानी कि प्रजातंत्र ही इसकी आत्मा है, जिससे सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिल सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें जो पावर शेयरिंग है
वो अलग अलग तरह की फॉर्म्स में पाई जाती है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि भारत में पाया जाता है। इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग सत्ता की जगह बन जाती हैं, जैसे कि हमारे देश में 3 तरह से बनती हैं, लेजिस्लेटिव्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 3 स्तंभ ऐसे हैं जो कि हमारे देश की सरकार को चलाते हैं, ये इंडिया में है। इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी कि वर्टिकल डिविजन्स जो होता है वो पाया जाता है यूएसए में। वहाँ क्या है, वहाँ देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति है, लेकिन राज्य के लिए जो उनके अपने राज्यपाल होते हैं वो अपने राज्य के लिए जो भी निर्णय लेना चाहें उसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। उनके ऊपर केंद्र सरकार यानी कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। इसके अलावा जो बेल्जियम की सरकार है वो अलग तरीके से काम कर रही थी, यानी कि वो भाषाई स्तर पर भी काम कर रही थी, सामाजिक स्तर पर भी काम कर रही थी और सांस्कृतिक स्तर पर भी काम कर रही थी। तो इनकी जो तैयारी थी वो अलग तरह की थी। इनकी पावर शेयरिंग जो थी, सत्ता का हस्तांतरण जो था वो अलग अलग हिस्सों में था। जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं वो देखे जा सकते हैं अलग तरीके से भी, जैसे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो आपके ऊपर संस्थाएं होती हैं जो प्रेशर डालती हैं सरकार के ऊपर कि आप ये नहीं कर सकते या ये करना चाहिए। तो इस तरह की जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट कंट्रोल होते हैं, जैसे कि बहुत से लोग धरना प्रदर्शन करते हैं किसी चीज़ के विरोध में, और इन सभी का जो असर पड़ता है वो पावर यानी कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनके ऊपर इन सभी चीज़ों का असर पड़ता है। ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।